सच के भी कई चेहरे होते हैं और अपने अपने फायदे के लिए उसे अलग अलग तरीके से बयां भी किया जाता है। बीते कुछ दिनों से फ्रांस में कोहराम मचा हुआ है। पूरा फ्रांस हिंसा की आग में जल रहा है। जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ के मामले सामने आ रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं, विकसित देशों की श्रेणी में आने वाले फ्रांस में ऐसी हिंसा की घटनाएं क्यों हो रही हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल स्टोरी विद रिचार्डो। फ्रांस के जो ताजा हालात हैं, उसकी शुरुआत होती है जब एक 17 साल के लड़के को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने बिना लाइसेंस कार ड्राइव करने का अपराध किया और ट्रैफिक सिग्नल जंप किया। इस अपराध के लिए उसे पकड़कर गिरफ्तार नहीं किया जाता, बल्कि गोली मार दी जाती है। पुलिस की दलील है कि वो भागने की कोशिश में पुलिस पर हमला कर सकता था, मगर सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। क्या उस लड़के का अपराध इतनी बड़ी सजा का हकदार था? फ्रांस की पुलिस का ऐसा निरंकुश व्यवहार कहां तक जायज है? फ्रांस पुलिस की गोली का शिकार वह लड़का अफ्रीकी मूल का था और मुस्लिम था। मुस्लिम जो फ्रांस की तकरीबन 6 करोड़ की आबादी में से 60 लाख है, यानी वहां अल्पसंख्यक है। फ्रांस की सरकार इस बात को कानून व्यवस्था का मामला बताकर टाल रही है, जबकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। फ्रांस में 2005 में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जब 2 मुस्लिम युवक पुलिस के डर से एक इलेक्ट्रिक सबस्टेशन में छुप गए थे और बिजली का करंट लगने से उनकी मौत हो गई थी। 2016 में भी पुलिस हिरासत में एक काले फ्रांसीसी व्यक्ति एडामा ट्रोरे की मौत के बाद फ्रांस में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ आवाजें उठी थी। और अब 17 साल के इस लड़के को गोली मारने की घटना, क्या ये वाकई कानून व्यवस्था का मामला है या मानव अधिकार का? एक छोटे अपराध के लिए किसी की जान ले लेना, ये कहां तक उचित है? इस तरह की हिंसा की घटनाएं फ्रांस की पुलिस इन अल्पसंख्यक शरणार्थियों के साथ अक्सर करती आई है। फ्रांस में नस्लीय दुर्व्यवहार या हिंसा की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। फ्रांस के आंतरिक मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2021 में फ्रांस में नस्लवादी, जेनोफोबिक या धर्म विरोधी लगभग 12,500 अपराध आधिकारिक तौर पर दर्ज किए गए थे। 2019 की तुलना में देखें तो इन अपराधों में 13% और इनसे जुड़े जुर्माने में 26% की वृद्धि हुई है। मंत्रालय के मुताबिक नस्लवादी धमकियों और शारीरिक हिंसा के 25% पीड़ितों और मौखिक दुर्व्यवहार के 5% पीड़ितों ने 2013 से 2018 के बीच शिकायत दर्ज की। यह अनुमान लगाया गया है कि इस अवधि के दौरान हर साल 12 लाख से ज्यादा लोग वास्तव में नस्लीय दुर्व्यवहार और हिंसा का शिकार बने। इन मामलों को देखें तो फ्रांस का भेदभावपूर्ण रवैया और अल्पसंख्यक मुसलमानों के प्रति गुस्सा साफ नजर आता है। लेकिन पक्षपात देखिए कि वेस्टर्न मीडिया इस मामले में खामोश है। पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। सारे पश्चिमी देश चुप हैं। क्यों? क्योंकि ये घटना फ्रांस में हुई है। पर अगर ऐसा भारत में होता तो सोचिए क्या होता। कोई चुप नहीं बैठता, ना नेता, ना मीडिया, ना आम जनता। विदेशी मीडिया और पश्चिमी देश तो 2 मिनट न लगाते ये कहने में कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। विदेशों के बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी टिप्पणियां जारी कर देते, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा देते। सवाल क्या उठाते? गला फाड़कर चिल्लाते कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तुरंत भारत पर मुसलमान विरोधी होने का आरोप लग जाता। और भारत में भी कुछ खास लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देश को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब कहां है बराक ओबामा? वो क्यों नहीं कह रहे कि फ्रांस में अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जा रहे हैं? कहां है विश्व के बड़े बड़े सूरमा, मानवाधिकार एक्टिविस्ट? कोई क्यों नहीं फ्रांस को कटघरे में रख रहा? कहां है वो सिलेक्टिव आउटरीच वाला मीडिया? ये दोगलापन कहां तक जायज है? आप ही सोचिए। वही मानवता का विचार ये कहता है कि एक गलती का जवाब दूसरी गलती से नहीं दिया जा सकता। ताजा घटना के बाद से फ्रांस जैसे जल उठा है। पुलिस की इस बर्बरता के विरोध में अब लाखों अल्पसंख्यक सड़कों पर उतर आए हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। पुलिस से भिड़ंत जारी है। सार्वजनिक संपत्ति को जलाया जा रहा है। म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज में आग लगाई जा रही है। पर विरोध करने का ये कौन सा तरीका है? फ्रांस पुलिस की करनी का फल वहां की आने वाली पीढ़ियों को मिले, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक म्यूजियम या लाइब्रेरी किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर होती है। शिक्षा और ज्ञान की अनमोल विरासत, उसे जलाना आने वाली पीढ़ी के खिलाफ एक गंभीर अपराध है।
फ्रांस के अल्पसंख्यकों में भारी तादाद विदेशी मूल के लोगों की है, जो बेहतर अवसरों की तलाश में अफ्रीका, अरब या अन्य देशों से फ्रांस में आए। फ्रांस एक विकसित देश है, तो जाहिर है इसने इन लोगों को बेहतर जिंदगी जीने के मौके दिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाहर से काम करने के लिए किसी देश में आए लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो उस देश के नियमों का पालन करें। नियम तोड़ना बिल्कुल सही नहीं है, तो निश्चित तौर पर गलत ये प्रदर्शनकारी भी हैं। एक देश जो आपको बेहतर जिंदगी के मौके दे रहा है, आप वहां हिंसात्मक प्रदर्शन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, पूरी व्यवस्था को ठप कर देते हैं, यह बिल्कुल सही नहीं है। इन विरोध प्रदर्शनों को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। और अब बात करते हैं भारत की, जहां 140 करोड़ लोग हैं, लगभग 28 करोड़ अल्पसंख्यक, जिसमें करीब 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। अगर हमारे यहाँ लोकतंत्र मजबूत ना होता और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता, तो जरा सोचिए क्या होता। ऐसा नहीं है कि भारत में भी धार्मिक फसाद या कम्युनल वायलेंस की घटनाएं नहीं होती हैं, पर शांत भी हो जाती हैं, क्योंकि हम मिलजुल कर रहना जानते हैं और हमें इस बात पर गर्व है। हमें पता है कि इस देश में चैन और अमन से रहना है तो एक साथ मिलकर रहना होगा, कानून व्यवस्था का पालन करना होगा, एक दूसरे को धर्म से नहीं इंसानियत की नजर से देखना होगा। और आज से नहीं, ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है भारत में। बार बार विदेशियों ने हमें तोड़ने की कोशिश की, पर हम फिर भी नहीं टूटे। सबसे बड़े एकजुट और प्रभावशाली लोकतंत्र बनकर उभरे। यह बात विदेशी ताकतों की समझ के बाहर है कि कैसे इतने अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ भी भारत आगे बढ़ रहा है। आप खुद ही सोचिए, बीते सालों में भारत ने जो तरक्की की है, क्या वो एक कम्युनल स्टेट में संभव होती? बात साफ है कि यह पक्षपातपूर्ण बर्ताव पश्चिमी देशों की दादागिरी है, उनके दोगले मापदंड का गवाह है, जो भारत और फ्रांस में होने वाली घटनाओं को अलग अलग चश्मे से देखते हैं। फ्रांस में हो तो कानून व्यवस्था की गलती, और भारत में हो तो कम्युनल वायलेंस, इंटॉलरेंस, लोकतंत्र खतरे में। दरअसल भारत की तरक्की से चिढ़ने वाले लोग ही भारत की लोकतांत्रिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और भारत पर अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगता है। वहीं फ्रांस या किसी और पश्चिमी देश में ऐसी कोई घटना हो तो चुप्पी साध ली जाती है। पर अब हम 140 करोड़ भारतीय भी चुप नहीं बैठने वाले। हमें किसी की भी दादागिरी अब स्वीकार नहीं, किसी का भी दोगलापन स्वीकार नहीं। इसलिए हम तो बोलेंगे और डंके की चोट पर बोलेंगे। पूरी दुनिया को बताएंगे कि भारत एक स्वस्थ, सफल, विश्वसनीय, सुरक्षित और तेजी से विकसित होता लोकतांत्रिक देश है। हम बताएंगे कि हमारी अपनी नजर काफी तेज है और हमें किसी के नैरेटिव वाले चश्मे की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय हमें realstory@newindiajunction.in पर ईमेल कर सकते हैं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। तो फिर एक बार ऐसे ही किसी अहम मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ वापस लौटूंगी, रियल स्टोरी विद ऋचा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलते हैं।